साथियों, आज मेरा विचार हुआ कि मैं आपसे इतिहास के बारे में बात करूं कि नागरिकों को या किसी भी बुद्धिजीवी को या किसी भी राजनेता को, किसी भी अर्थशास्त्री को इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। वाई द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसके बारे में मैं जो चिंतन मंथन करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ कि क्या जरूरत पड़ी कि हम इतिहास पढ़ें। साथियों, इतिहास पास्ट को स्टडी करता है, यानी जो प्राचीन काल में या जो बीता हुआ काल है उसमें जो भी घटनाएं घटी, जिन्होंने सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से प्रभावित किया, हम उसको स्टडी करते हैं। और वो मीनिंगफुल लेसन्स, इसमें हम माइथोलॉजी को नहीं लेंगे क्योंकि माइथोलॉजी को हम इतिहास नहीं मानते हैं। माइथोलॉजी एक्चुअली सुनी सुनाई कहानियाँ होती है जिसके बेसिस पे माइथोलॉजी लिखी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। इतिहास का साथियों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कई तरह का इम्पैक्ट होता है, कई तरह का प्रभाव होता है। उसी के बारे में मैं आज चिंतन मंथन कर रहा हूँ और आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली इतिहास हमें गति देता है, इतिहास हमें विवेक देता है, इतिहास हमें विजडम देता है, इतिहास हमें सही और गलत क्या है उसकी परख कराता है। साथियों, अगर हम इतिहास यानी कि अगर हम भारत के इतिहास को डिवाइड करें तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्राचीन काल का भारत, मध्यकाल का भारत और आधुनिक काल का भारत। और तीनों की ही हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसको हमें स्टडी भी करना है, उसको एनालिसिस भी करना है, उसको हमें इंस्पेक्ट भी करना है, इवेलुएट भी करना है। और ये बहुत फंडामेंटल और बहुत सीरियस और बहुत ही चिंतन का विषय होना चाहिए कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि इतिहास में इतनी किताबें लिखी गई, इतिहास के बारे में हम इतना ज़्यादा स्टडी करते हैं, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक और अनेक तरह के स्वरूपों को हमें पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली इतिहास को हम इसलिए पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में अगर हमारे से कोई, हमारे पूर्वजों से, हमारे बुजुर्गों से अगर कोई गलती हुई है तो उसका रिपीटेशन ना हो, उसका हम बार बार विश्लेषण ना करें, उसको हम बार बार ना पढ़ें। इसीलिए हम इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी समझते हैं ताकि आने वाला भविष्य हमारा कुछ सुरक्षित हो जाए। यानी इतिहास हमें सुरक्षित रखता है और फ्यूचर में कोई ऐसी घटना न घटे, भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे। जैसे कि अशोका का काल अगर हम देखते हैं, जब अशोका ने कलिंग को जीता, तो जब वो राज सिंहासन ग्रहण कर रहा था तो उसके चारों ओर मरे कटे लोग थे, लाखों लोगों का मर्डर हो गया था। तो उसको बहुत उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उसको मतलब अपमानित उसने महसूस किया कि मैंने इतनी बड़ी जीत तो प्राप्त की है लेकिन इतने लोगों का मैंने कत्ल भी किया है। और उसके बाद अशोका द ग्रेट, जिसको महान चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, जो कि बौद्ध धर्म का मानने वाला था, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मानने वाला था, उसने सदा के लिए जो है युद्ध नीति त्याग दिया और प्यार, प्रेम, मोहब्बत और तहजीब, लियाकत और बड़े ही इत्मीनान की ज़िंदगी जीने की उसने कल्पना की। इत्मीनान और शांति की ज़िंदगी जीने की उसने प्रेरणा ली और बाद में उसने बौद्ध धर्म के प्रति भी श्रद्धा प्रकट की। तो इतिहास से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, पीसफुली सस्टेन करना है, बिकॉज सोसाइटी इज कंसिडर्ड बाय ओनली इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। क्योंकि समाज, कोई भी समाज तभी वो लंबे समय तक विकसित रह सकता है, लंबे समय तक उसका स्थायित्व रह सकता है अगर वो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और लोकतंत्र जैसे विचारों पर आधारित हो। अगर कोई भी ऐसा समाज जो तानाशाही पर आधारित हो, वो साथियों समाज लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो इतिहास हमें ये सिखाता है कि प्राचीन काल में भी लोग इतना अच्छे तरीके से सोचते थे और इतना अच्छे तरीके से वो मेंटेन करते थे अपने आप को। हालांकि उस समय आज जितना, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मॉडर्निज्म का दौर है, पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत एडवांस हो चुके हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है कोई भी नीति बनाते हैं तो उससे पहले हमें इतिहास के
सामाजिक ताने बाने को समझना बहुत जरूरी होता है, आर्थिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, इतिहास उसी तरह जरूरी है जैसे जब सपोज करो हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका बेसमेंट बनाते हैं, फिर उसकी दीवारें बनाते हैं। डायरेक्ट हम छत नहीं बनाते, डायरेक्ट उसके ऊपर हम ऊपर छत बना के नवी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर देते। तो इतिहास बुनियाद बनाता है किसी भी सिस्टम की। सपोज करो हमें कोई एजुकेशन की पॉलिसी बनानी है, कोई आर्थिक नीति बनानी है, कोई रोजगार संबंधी नीति बनानी है, तो सबसे पहले हम इतिहास को स्टडी करते हैं कि किसी तरह का हमारे से कोई ब्लंडर ना हो जाए। जो ब्लंडर सपोज करो जैसे औरंगजेब से हुई थी, या जो ब्लंडर कुछ ऐसे हिटलर को हम देख सकते हैं, मुसोलिनी को देख सकते हैं, स्टोलिन को देख सकते हैं। जो गलतियां उससे हुई थी वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो, उन गलतियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन गलतियों का औचित्य सिर्फ इतना ही है कि उनसे हमें एक सबक मिलता है, आगे बढ़ने का सबक मिलता है। तो इतिहास हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट इंटरेक्ट टू प्रेजेंट, यानी इतिहास में हम पास्ट से लेकर आज तक की स्टडी करते हैं। इतिहास प्राचीन काल से लेकर आज तक के बीच का इंटरेक्शन है, इंटरलिंक है, और इस इंटर रिलेशन को हमें मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए हम इतिहास को स्टडी करते हैं, कोई भी नीति बनाते हैं। इतिहास हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाता है, इतिहास हमारे अंदर लॉजिक शक्ति क्रिएट करता है, हमारे को एम्पावर करता है, हमारे को इमेंसिपिएट करता है, हमारे को स्ट्रोंग बनाता है, हमारे को एजुकेटेड करता है, हमारे को एम्पावर करता है, हमारे को ऑर्गेनाइज करता है, ताकि आने वाले समय में कैसे कोई ऐसी गलती हमारे से ना हो और एक हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकें, जो कि आगे आकर सदियों सदियों तक दुनिया को एक रास्ता दिखाती रहे। साथियों, इतिहास के अलावा हम महापुरुषों को याद करते हैं, चाहे वो सपोज करो आप प्राचीन काल के महात्मा बुद्ध है जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, या प्राचीन काल के और कई महापुरुष है, या मध्यकाल में आप कबीरदास जी को देखोगे, संत रैदास जी को देखोगे, गुरु नानक साहब को देखोगे, गुरु गोविंद सिंह जी को देखोगे, बंदा बहादुर जी को देखोगे, या अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो हम संत गाडगे जी को देखते हैं, ज्योतिबा फुले को देखते हैं, पेरियार साहब को देखते हैं, साहू जी छत्रपति महाराज को देखते हैं, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार भगत सिंह। इन महान आत्माओं को, इन महान पुरुषों को हम स्टडी क्यों करते हैं? हम इसीलिए स्टडी करते हैं कि इनकी विचारधारा पर चला जा सके, क्योंकि जो मुख्य लड़ाई होती है वो वैचारिक लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है, और विचारधारा का जो असर होता है वो सदियों सदियों तक सामाजिक मानसिकता के पटल पर रहता है। साथियों, इसीलिए हम इतिहास को स्टडी करते हैं, महान पुरुषों को स्टडी करते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, उनकी एनिवर्सरीज मनाते हैं, उनके जन्मोत्सव को हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि समाज एक मंच पर इकट्ठा हो, समाज के अंदर से लीडरशिप क्रिएट हो, और समाज पूरे विश्व के अंदर लीडर क्रिएट करे, क्योंकि लीडर्स हमेशा सोसाइटी को चलाते हैं, प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, और आगे चलकर वो विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो बुनियाद है उसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो इतिहास का बहुत सा मायना होता है, इतिहास के पढ़ने के बहुत से मायने होते हैं। ये हमारे अंदर रीजनेबल शक्ति क्रिएट करता है, हमारे को ऑब्जेक्टिव बनाता है, सब्जेक्टिव बनाता है, किसी भी चीज़ की गहराई समझाता है, और ये भी समझाता है कि कभी इतिहास जो है पतन की ओर जाता है, कभी उत्थान की ओर जाता है। तो हमें ये भी बताता है कि कोई भी सिस्टम हो उसमें राइज और डिक्लाइन इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, कोज एंड इफेक्ट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। सपोज को इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट मैटरनेटिक सोसाइटी थी, मैटरनल सोसाइटी थी, मातृसत्तात्मक समाज था, अर्बन प्लानिंग थी, और वो पूरी की पूरी सोसाइटी को अगर हम बहुत डिटेल में स्टडी करें, इन डेप्थ स्टडी करें, तो हम पाएंगे कि वो सोसाइटी जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी, वो सोसाइटी इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम पर आधारित थी। लेकिन बाद में आर्यों ने भारत पर हमला किया, और आर्यों के हमलों के कारण भारत का जो वस्तुतः जो एक द्राविड़ कल्चर था वो नेस्तानाबूद हो गया, और भारत में आर्य सभ्यता एस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद भारत में यूनानियों ने भी अटैक किया, ईरानियों ने अटैक किया, शक आए, हुण आए, कुषाण आए, और फिर भारत के अंदर तुर्क आए, दिल्ली सल्तनत भारत में स्थापित हुआ, मुगल काल स्थापित हुआ,
ऐसे अगर हम निरंतर देखेंगे तो भारत में कई हमलावर भारत में आते रहे, जाते रहे, उनका हमने कोई विशेष विरोध नहीं किया। लेकिन ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि भारत में अंग्रेज आए, ब्रिटिश केम इन इंडिया इन 16th सेंचुरी, यानी 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में अंग्रेज आते हैं। जब अंग्रेज आते हैं तो हम उनका विरोध करने लग जाते हैं। 1757 के बाद प्लासी की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई होती है, वांडीवास की लड़ाई होती है, और 1857 की लड़ाई जिसका मुख्य नायक मैं तो माता दिन भंगी को कहूँगा, उसने इस लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। और जो है बाद में झलकारी बाई ने 1857 के विद्रोह को एक चरम सीमा तक पहुँचा दिया, और उसके बाद हमने अंग्रेजों का जीना दोबर कर दिया। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि अंग्रेज इतने सुशिक्षित थे, इतने सिविलाइज थे, हमने उनका विरोध क्यों किया और क्यों उनको भारत से बाहर निकाला, और कैसे भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई, भारत में एक उदारवादी दल बना, फिर गर्मपंथी दल बना। तो इतिहास पढ़ने की बहुत मायने हैं। इतिहास इंटरकनेक्ट क्रिएट करता है। कभी हम उसको समाजशास्त्र से जोड़ते हैं, कभी हम उसको ज्योग्राफी से जोड़ते हैं, कभी हम उसको अर्थशास्त्र से जोड़ते हैं, कभी हम उसको पुरातत्व विभाग से जोड़ते हैं। तो इतिहास वैसे एवरी सब्जेक्ट्स को हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, इंटर रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज नॉलेज प्रोड्यूसिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें आप किसी सिंगल सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते। तो इतिहास हमारे में विवेक पैदा करता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में बहुत गहन चिंतन करने का मौका मिला कि हम इतिहास को स्टडी क्यों करते हैं, और इतिहास के मायने क्यों दिन प्रतिदिन बदल जाते हैं, और इतिहास को कुछ असामाजिक तत्वों कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और जो सच्चा इतिहास है जैसे कि वो हमारे सामने नहीं आ पाता। जैसे कि इतिहासकारों ने लिख दिया कि कबीर एक अनपढ़ इंसान थे, जो कि मैं नहीं मानता कि वो अनपढ़ इंसान थे। वो एक बहुत पढ़े लिखे सूझबूझ वाले इंसान थे। उनको भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताने बाने की गहरी समझ थी। लेकिन चूंकि इतिहास शासक वर्ग लिखता है, इसलिए उन्होंने गलत तरीके से इतिहास लिखा, और उसमें हमारे को बताया कि कबीरदास जी जो कहते कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो कबीरदास इतनी जबरदस्त लॉजिकल बात कहते हैं, तर्क से लैस है। बहुत महान क्रांतिकारी संत जो कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पहुंचूं पहाड़, ताते चाके भले पीस खाए संसार। तो साथियों, इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अनपढ़ कैसे हो सकता है? लेकिन जो इतिहास लिखने वाले थे, जो कि वो इतने जागरूक नहीं थे, उनको किसी के लिए इतिहास लिखना था। जैसे कि पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई ने सारा गुणगान पृथ्वीराज का ही कर दिया कि वो एक महान राजपूत सरदार थे, महान राजपूत सम्राट थे, जबकि उनके अंदर कोई, मुझे लगती नहीं कि बहादुरता वाली कोई इतनी बड़ी चीज़ थी। तो साथियों, जो इतिहास लिखा जाता है, सबसे पहले तो इतिहास को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इतिहास लिखने वाले की निष्पक्षता जांच कर लेनी चाहिए। उसके पास सोर्स कौन से है, एविडेंस कौन से, इसकी भी हमें जांच कर लेनी चाहिए, और एक साइंटिफिक इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर समझ में आया होगा, और ज़रूर आपके दिमाग के मतलब कुछ दिमाग के अंदर आपके ऑक्सीजन गई होगी, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। तो हम स्टडी इसीलिए करते हैं, इतिहास की स्टडी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमें लॉजिकल बनाता है, रीजनेबल बनाता है, हमारे अंदर रीजनिंग पावर क्रिएट करता है, हमारे को बताता है कि हर सिस्टम का कारण परिणाम होता है, हमारे को ये बताता है कि उत्थान और पतन, राइज एंड फॉल इज द लॉ ऑफ नेचर। तो हमें इतिहास इसीलिए स्टडी करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि हमें रेगुलर इतिहास को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, उसके सारे पहलुओं को समझते हुए, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्सपेक्टिव को समझते हुए, उस स्पेसिफिक एज को समझते हुए इतिहास की हमें आलोचना भी करनी चाहिए, और खासकर माइथोलॉजी की हमें आलोचना करनी चाहिए। जो भी प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, वो कई ग्रंथ जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरे नहीं उतरते हैं। इतिहास पढ़ने के लिए हमें एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण, हर चीज़ के हर लाइन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मार्क करना, तर्क से लैस रहना और क्वेरीज करना, तभी मैं मानता हूँ कि इतिहास का एक सही इतिहास लिखा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा। जय भीम, जय भारत।